18 का क्या आंसर आ रहा है नबील? सर वो कल वाला पेपर भी डिस्कस कर लीजिए। अच्छा हाँ यार, कल वाला तो डिस्कस नहीं होगा। चलो इसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का कितना आंसर आ रहा 5। है? 18 का 5 आंसर है ना। ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी nth स्टेट का दिया हुआ है -z² आर Hc/n²। और अगर रिलीज्ड एनर्जी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर द ट्रांजिशन ऑफ n = 2 to 1, तो ये आ जाएगा z² r 1 - 1/4। तो दिस इज 3/4 z² r Hc। और एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा टू इजेक्ट n = 4, ये E4 क्या हो जाएगा, z²r Hc/16 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज z²r Hc 3/4 - 1/16, सो इट इज 11/16 z²r Hc। ठीक है, तो इसका मतलब B - A का जो वैल्यू आएगा दैट इज 16 - 11, एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का कितना आ रहा है आंसर? 3। 19 का 3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वर्क फंक्शन पूछा है मेटालिक प्लेट का। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, z² × 13.6। ट्रांजिशन के लिए हम लोग 1 - 1/4 लिख देंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 × 13.6। तो z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब हम लोग को बोल रहा है कि 2.3 फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज डिक्रीज्ड बाय 2.3 टाइम्स, ठीक है। तो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो 2.3 टाइम से डिक्रीज हुआ है जब हम एक सेम मेटल को एक्सपोज कर रहे हैं फ्रॉम सम अननोन हाइड्रोजन लाइक गैस एक्साइटेड टू सेम लेवल, इट इज फाउंड दैट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h/√2m k2, ये 1/2.3 टाइम्स होगा h/2m k1। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो K2 आ जाएगा 2.3 का स्क्वायर इंटू K1, दैट इज 5.25 K1। नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है, ठीक है ना। तो नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग K1 की बात करते हैं तो इट विल बी E1 माइनस वर्क फंक्शन, एंड K2 विल बी E2 माइनस साई। तो दैट इज इक्वल टू z² E1 - साई। तो यहाँ से K1/K2 जो आएगा दैट इज 10.2 - 5, 4 × 10.2 - 5, दैट इज इक्वल टू 1/5.25। तो साई का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा 5.25, 3 आ रहा है सॉल्व करके, सही है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था, द मीन लाइफ 20 का आंसर 3 बोले थे। 20 का 19 का 3 हो गया ना। 19 का 3। हाँ, 19 का 3 हो गया, 20 का कितना आ रहा है? 2। 19 का 2, 20 का 2 बोल रहा हूँ। 20 का 2। अच्छा, 20 का 2, द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर 1600 ईयर्स एंड 400 ईयर्स फॉर अल्फा एमिशन एंड बीटा एमिशन। अच्छा, अल्फा एमिशन के लिए मीन लाइफ 1600 है, 400 साल है बीटा एमिशन के लिए। ये बोथ अल्फा एमिशंस एंड बीटा एमिशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ हो रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से पैरेलल रिएक्शन हो गया। देन टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल विल डीके इज 15 to n ईयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें क्या गलती कर दी है तुम? देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो यहाँ पे आपका जो टाइम होगा इसका डायरेक्ट रिलेशन भी है। 3/4 को हमको ये करना है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुमको फोर्थ निकालने के लिए, अगर हम तुमसे हाफ लाइफ पूछे कि हाफ लाइफ कितना आया है तो क्या बोलोगे? दो चीज हो रहा है,
एक का अल्फा एमिशन भी हो रहा है और इसका बीटा एमिशन भी हो रहा है। अल्फा एमिशन पे मान लो आपका पी बन रहा होगा, यहाँ पे क्यू बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मीन लाइफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पे 1600 दिया है, अल्फा में 1600, एक में 400 दिया है। तो इसका अगर हम लोग 1600 लें और इसका ले ले 400, तो ओवरऑल मीन लाइफ कितना हो जाएगा व्हेन साइमल्टेनियस, ये चले, क्या नाम है, साइमल्टेनियस डीके चले, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू T1 T2 by T1 plus T2। बोलो, क्योंकि मीन लाइफ क्या होता है, 1/T1 होता है ना। यस। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1600 × 400 / 1600 + 400। तो ओवरऑल ये आ गया 1600/5, यानी कि ये आ गया 320 साल, ठीक है। 320 ईयर्स आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या चाहिए, हम लोग को निकालना है 3/4 के लिए। तो 3/4 के लिए इक्वेशन जब तुम लिखोगे तो 1/4 विल बी इक्वल टू e⁻−λt, डायरेक्ट इक्वेट कर दो। तो ln 4 विल बी इक्वल टू व्हाट, λt। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/λ इंटू ln 4। तो t विल बी इक्वल टू क्या नाम है, t विल बी इक्वल टू 320 ln 4, ठीक है। तो 320 ln 4 आ गया, तो ये लगभग लगभग आ जा रहा है। ln 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। ln 4 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, 2.303 log 4। तो ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 320 × 2.3 × log 4। हो गया कितना, 0.6। तो कितना आ रहा है ये, लगभग लगभग देखो तो 60%। ये आएगा लगभग लगभग 440 के आसपास आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं यहाँ लिखा है, 440 के आसपास आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, नियरेस्ट 50 × n, तो 50 × n तो 50 8, 50 9, 450, तो 9 मानेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आएगा, 2 नहीं आएगा, 9 आएगा इसका आंसर। क्लियर है ये बात, कहाँ गलती कर दिया था इस क्वेश्चन में। पता नहीं सर, कुछ छूट गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। कितना आ रहा है 20 का आंसर, 21 ना सर। हाँ सॉरी, 21 का आंसर कितना आ रहा ये तो स्किप कर। है, स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। 40% ऑफ द साइट ऑन अ मेटल सरफेस हैव एब्जॉर्ब्ड H2, ठीक है। Upon heating, desorption takes place and the H2 gas collected at 76 mm pressure and 290 Kelvin was found to occupy a volume of x centimeter cube. The surface area of the solid is 1 meter square and the number of active sites is this. If the number of H2 molecule adsorbed per active site is 2, find the value of capital X। अच्छा, यानी डिसॉल्व्ड गैस का वॉल्यूम पूछा है। तो इसको अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स पहले ऑक्यूपाइड कितना है वो निकाल लो। नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड कितना है वो निकाल लो। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। तो 40/1000, सॉरी 40/100 इंटू 6 × 10⁻, एक्टिव साइट जो है सरफेस एरिया इतना, 40% साइट है ना, तो 40 बाय ये हो गया, और ये आ गया 10,000 इंटू 6 × 10⁻15 बोला है। तो 6 × 10⁻15, ठीक है। और आपका एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 × 6 × 10⁻18, तो दैट इज इक्वल टू 24 × 10⁻18, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, इसका डबल, यस और नो। हाँ सर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ जाएगा इसका डबल, दैट इज 48 × 10⁻18। तो यहां से निकाल लो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो दैट इज 48 इंटू 10 का पावर 18 बाई 24 इंटू, सॉरी 24 बोल रहे, 6 इंटू 10 का पावर 23, 6 इंटू 10 का पावर 23, so that is 8 इंटू 10 का पावर -5। अब यहां से लगा दो आइडियल गैस लॉ, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से आपका 0.1 इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हो गया इतना, आर का वैल्यू ले लो इतना, और 298। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा। तो आंसर जो दिया हुआ है दैट इज 0.019 लीटर, ठीक है, दैट इज 19 सेंटीमीटर क्यूब आंसर इसका आएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes. ठीक है, तो इसका आंसर 21 का इन दैट केस विल बी बी। Among the following, the relative acidity based on oxide acceptor nature of xenon fluorides, oxyfluorides, क्या बोला है? Relative acidity on oxide acceptor nature of xenon fluorides, oxyfluorides and oxides is, क्या आंसर दोगे इसका? A. हाँ, इसका तो भाई जिसके पास फ्लोरीन ज्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सिंपल पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है ये। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है, क्या आंसर आ रहा है? So A skip कर। एब्जॉर्ब्ड लाइट का वेवलेंथ पूछा है, इसको क्यों स्किप कर दिया? सिंपल क्वेश्चन है। एब्जॉर्ब्ड लाइट का वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा? हम लोग कह सकते हैं कि जहां लिगेंड स्ट्रांग होता है वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होता है ना जी, Yes. और जहां लिगेंड वीक है वहां स्प्लिटिंग क्या है? वहां स्प्लिटिंग आपका, ये मान लीजिए λ1 है, ये λ2 है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लिख रहे हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में लिख रहा है। और ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आप कह सकते हैं कि λ1 इज लेस देन λ2, ठीक है। यही लॉजिक इसमें लगाना था। तो इसमें देख लो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहां होगा दैट विल बी, वहां पे सबसे कम वेवलेंथ है। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा, तो A हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, जो ध्यान में रखना है इसको, लैम्डा एब्जॉर्ब का वाला। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का कितना आंसर आ रहा है? C. 24 का आंसर सी आ रहा है। क्या बोला है? इस रिएक्शन में ग्रिग्नाट से इसको अटैक करा दिया है, तो ग्रिग्नाट लिया है, उसके बाद ए में कंटेनिंग कार्बन एंड अदर प्रोडक्ट्स प्लस हाइड्रोलिसिस भी किया है। तो ठीक है, इसका तो प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट ये लिख देते हैं। इसमें आपको क्या बोला है? कंपाउंड ए गिव्स टेस्ट ऑफ, तो गिव्स टेस्ट ऑफ टॉलेंस तो नहीं देगा, कीटोन है। फेलिक्स भी नहीं देगा, बेनेडिक्ट साइनोहाइड्रीन देगा एडिशन, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, 24 सही है आपका आंसर। 25 का आंसर बताइए। तो A. करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, आप बोल रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, सही बात है, ठीक है। इसके बाद बोला 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल डज नॉट डिकम्पोज, नहीं पिक्रिक तो करता है डिकम्पोज, तो ये गलत हो गया। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड कैन शो कैनी जैरो रिएक्शन, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड कैन शो कैनी जैरो रिएक्शन, हाँ, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो भले अल्फा एच है लेकिन फिर भी कैनिजारो ही करता है, एल्डोल नहीं करता है, तो ये भी सही है। हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी है हेलो अल्केन्स का। बेंजल्डिहाइड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये भी सही है। तो उसके बाद इथेनॉइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस फास्टर देन एथाइल एसीटेट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि SnA रिएक्शन जो होता है वो असाइल क्लोराइड में सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 का क्या आंसर आ रहा है? D. बोल रहा है कि एंड प्रोडक्ट बी कौन कौन सा टेस्ट देगा, तो एंड प्रोडक्ट बी का हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ए में हमारा, ए में बन जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ गया, अरे यार, यहाँ पे आ गया CH3, दिस इज OH। इसके बाद इसका PCC से pyridinium क्लोरोक्रोमेट से कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल का, तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या क्या ये देगा? टॉलेंस नहीं देगा, साइनोहाइड्रीन करेगा, फेलिक्स नहीं देगा, DNP देगा, तो 2 और 4।
तो आप इसका आंसर बोल रहे थे कि 2 and 4, 26 का डी। चलो ठीक है, 27 पे आ जाओ। 27 का क्या आंसर आ रहा है? बी एंड सी। 27 का आंसर आप दे रहे हैं बी एंड सी। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक्टिविटी A1 को लिख सकते हैं लैम्डा N1, एक्टिविटी A2 को लिख सकते हैं लैम्डा N2। तो डेल्टा N विल बी इक्वल टू N1 माइनस N2, दैट इज 1/लैम्डा A1 माइनस A2। ठीक है, तो इसलिए इसका आ जाएगा आंसर T ln2 A1 माइनस A2। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज, एक तो आ जाएगा बी और एक आ जाएगा सी। चलिए ठीक है, 28 का क्या आंसर दे रहे हैं? बी। 28 का आंसर भी बी सी आएगा। ठीक है, तो सही बात है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज वाई सेकंड, रिएक्शन ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, व्हाइल हाफ लाइफ इज एक्स सेकंड व्हेन रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन वाई। तो देखिए, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो इसका कोएफिशिएंट होगा वही ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। और ऑर्डर 1 है तो हाफ लाइफ यहाँ पे 0.693 बाई क्या आएगा, के। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि के का वैल्यू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी रहता है। तो कैटलिस्ट जो है रेट बढ़ाएगा, तो कैटलिस्ट रेट बढ़ाएगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट या इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट, सो हाफ लाइफ डिक्रीजेस। सो हाफ लाइफ डिक्रीजेस, तो x मस्ट बी लेस देन y, ये सही है। रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एज कंपेयर टू रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी और सी करेक्ट है। इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर is represented as 150 plus 100 काई ए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बन गया होगा आई थिंक। क्या आंसर आ रहा ए और है? ए और डी। डी। तो ये भी हमको लगता है तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए। 150 प्लस ये 100 काई ए है, तो यहां से अगर हम इसको इक्वेट कर लें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काई ए प्लस पी नॉट बी वाले फॉर्मेट से, तो यहाँ से पी नॉट ए कितना आ जाएगा? पी नॉट ए आ जाएगा 250, पी नॉट बी आ जाएगा कितना? 150। और पी नॉट बी जो हम लोग लेंगे वो तो हमारा आ गया 150। अब बोल रहा है कि अगर पी नॉट बी विल बी इक्वल टू लिमिट पी बाय एक्स बी, और एक्स बी टेंस, एक्स से टेंस टू क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो ये 150 हो जाएगा। तो ए वाला सही है। ठीक है, लिमिट एक्स से टेंस टू 0 पे, ये तो खैर गलत हो गया। इफ एक्स बी इज इक्वल टू 0.5 देन वाई ए विल बी इक्वल टू 38। तो एक्स से एक्स बी अगर 0.5 है, ठीक है, तो आपका टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 150 प्लस 100 इंटू 0.5, तो दैट इज 200। तो पी ए का वैल्यू आ जाएगा पी नॉट ए काई ए, दैट इज 250 इंटू 0.5, तो दैट इज इक्वल टू 125। तो वाई ए का वैल्यू जो आएगा दैट इज पी नॉट ए काई ए बाय पी, तो दैट इज इक्वल टू 250 इंटू 0.5 बाय 200। ठीक है, ये 250 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5/8 आएगा, 3/8 नहीं आएगा। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ये आंसर तुम्हारा सही है। ये तो पढ़ाए हैं तुम लोग को। स्पाइनल लाइक स्ट्रक्चर, ये तो बना लियो। क्या आंसर आ रहा है? सर ए और ए आ रहा है। स्पाइनल लाइक स्ट्रक्चर में Mg2+ इज प्रेजेंट इन वन टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो मतलब स्पाइनल में अगर वन टेट्राहेड्रल वॉइड ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपका नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया? 1 हो गया। Al3+ इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
तो Al3+ अगर हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जा रहा है तो Al का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यस और नो? यस। और ऑक्साइड बना रहा है FCC, तो ऑक्साइड हो गया तुम्हारा कितना? 4। तो यानी कि फॉर्मूला जो कंपाउंड का आएगा दैट इज MgAl2O4। तो पहला वाला तो सही है। अब 12.5% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी। 12.5% नहीं एम्प्टी है, 25% फील्ड है। 1/8 12.5 ही होता है ना। हाँ सर। तो एम्प्टी नहीं है, 1/8 तो फील्ड है कि नहीं? यस। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Al3+ रिमेन्स सेम एट एवरी साइड दैट इज इक्वल टू 6 विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड। अब देखो खुद सोचो कि तुम एल्यूमिनियम को रखे कहाँ पे हो, इसमें तो मैथमेटिक्स लग रहा है तुमको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो मालूम है कहाँ बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या है? एज पे है, एज के सेंटर पे है, और कहाँ पे है? बॉडी सेंटर पे है। तो यस। अब बॉडी सेंटर पे या एज सेंटर पे कहीं भी पकड़ लो, ऑक्साइड यहाँ पे है, ऑक्साइड यहाँ पे है, ठीक है। फिर एक ऑक्साइड ऊपर होगा, एक ऑक्साइड नीचे होगा, एक ऑक्साइड यहाँ होगा और एक ऑक्साइड यहाँ होगा। यस और नो? तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और ये विथ रिस्पेक्ट टू O2 माइनस बोला तो ये सही है। जल्दी बताओ। हाँ सर। Assume if Al3+ present at body center, then total 12 octahedral sites are empty. अगर Al3+ जो है वो प्रेजेंट होता बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे होता तो 12 octahedral sites are empty। नहीं, 12 octahedral साइट तो होता ही नहीं है। होता है टोटल 8 octahedral साइट ना जी। बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता तो 7 octahedral साइट, सॉरी 3 octahedral साइट एम्प्टी रहता है। यस और नो? तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A and D। समझ में आया बात? A and D नहीं, सॉरी ए ए एंड एंड सी। A and C, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस पूछा है तो ये तो आसान है, बन गया होगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? ए एंड डी। 31 का A and D आ रहा है, ठीक है। तो Br2 I- को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। सही बात है, क्योंकि Br2 का SRP ज्यादा होना चाहिए। Br2 का SRP ज्यादा है, जिसका SRP ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो A and D सही आंसर है। इसके बाद हम लोग को अगला जो देखना है दैट इज अ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32 33 का? सर ये पैराग्राफ नहीं हो। कोई नहीं, देख लेते क्या है इसमें। कंसंट्रेशन, पहले पैराग्राफ पढ़ने लायक भी कोई चीज है? नहीं, पढ़ने लायक कोई चीज तो है नहीं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ऑफ H+ concentration of 10 to the power -6 molar acetic acid? Ignore the dissociation of water। lambda m infinite of H+ दिया हुआ है, lambda m infinite of acetate ion भी दिया हुआ है। then what is the molar conductance of the given 10 to the power -6 molar acetic acid solution? देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस पूछा है हमको, ठीक है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग को ये सोचना है कि अल्फा निकलने के लिए डेटा दिया है कि नहीं। तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो अल्फा के लिए जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज किया करना पड़ेगा। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? C⁴/1 - Ka को क्या लिख सकते हैं? C⁴/1 - अल्फा। और इसको इक्वेट करते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻5 से। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है 10⁻⁻6। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज तो है कि तुम अल्फा को नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है ना, भूल के भी। क्योंकि डेटा जो है बहुत ही यहाँ पे 10⁻⁻6 आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि K/C एक ऐसे ट्रिक बता दे रहे हैं, K/C का वैल्यू अगर लेस देन 10⁻³ है देन आप क्या कर सकते हैं? अल्फा को यूनिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन 1 - अल्फा को आप 1 मान सकते हैं, तब अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो 0 to 5% आएगा।
बट यहाँ के बाय सी का वैल्यू देखो, ये लगभग लगभग 18 आ रहा है, यानी कि किसी भी एंगल से अल्फा निगलेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए अल्फा को नेग्लेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक टू गेट अल्फा। है बात। तो पहले अल्फा निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है अल्फा देखो तो। 10⁻⁻6 अल्फा स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁻ अल्फा माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 10⁻⁻5 हटा दीजिए। बोल रहे हो? 10⁻⁻5 कैंसिल कर दीजिए दोनों से। हाँ यार, ये भी तो सही बोल रहे हो तुम। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, यानी 0.1 अल्फा आ जाएगा। तो यानी कि 0.1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1.8 अल्फा माइनस 1.8 इंटू, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखो अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा 0.95 आ रहा है क्या, देखो तो। हाँ सर, 0.94। ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा दैट इज सी इंटू अल्फा, ठीक है। और 10⁻⁻6 इंटू 0.95 इंटू 0.95, तो ये आ गया 9.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब तुमको लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है ना। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होगा, H प्लस का दिया ही हुआ है, और कोलराच लॉ लगा दो। तो लैम्डा ऑफ H प्लस और लैम्डा ऑफ असीटेट आयन, ये दोनों को ऐड ही तो करना है। तो ये दिया है 340, H प्लस का कितना दिया है 349.1, और ये दिया है तुम्हारा 40.9। तो ये लगभग लगभग आ गया 390 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट बाय लैम्डा, सॉरी, लैम्डा एम सी, ये फॉर्मूला जानते हो ना। हाँ सर। तो ये आ जाएगा 0.95 के आसपास, तो यहां से निकाल लो लैम्डा एम सी। तो ये आ जाएगा 0.95 इंटू 390, दैट इज 370.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज 370। क्या निकाला था, मोलरी कंडक्टेंस निकाला था ना। अच्छा, दोनों निकालना था, मोलर कंडक्टेंस भी निकालना था और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना था। तो ये हो H जाए। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया ना। हाँ, और ये हो गया, ए आ जाएगा, ठीक है। द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड विल, ये अब तो बन जाएगा, बताओ अब। सर ये है कि सी है? 33 का, 32 का। 32 का सी हो जाएगा, सी सी सी, हाँ 33 का कितना आएगा, निकल जाएगा आपको। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड पूछा है, अज्यूम अल्फा इज नेग्लिजिबल, आल्सो कैलकुलेट द रेशियो, ये तो आसान है, ये तो अब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, H प्लस तुमको मालूम ही है, रूट के इंटू सी, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे व्हेन अल्फा इज नेग्लिजिबल, व्हेन अल्फा इज नेग्लिजिबल। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.854, अगर पीके का वैल्यू है जी, तो ये एंटी लॉग देना चाहिए था इसका वैसे, ठीक है। इसका एंटी लॉग देखो तो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर पे टाइप करके, क्योंकि एंटी लॉग देना चाहिए था, मिस कर दिया यहाँ पे, नहीं दिया है। एंटी लॉग देखो तो कितना आ रहा है इसका, हम ही देख लेते हैं। 4 - 1.4 आएगा, ठीक है ना, 1.4 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है, इसी के आसपास आएगा। इंटू कॉन्सेंट्रेशन हो गया तुम्हारा 10⁻⁻2, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻⁻2, ये हो गया। तो ये आपका आ जा रहा है 1.4 इंटू 10⁻⁻6, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.18 इंटू 10⁻⁻3। अल्फा निकाल लो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय सी, 1.18 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 0.01, तो दिस विल बी 0.118। अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट,
ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा? एक तो पीएच निकालना है, तो पीएच तो निकल जाएगा, पीएच 3 से कम होगा, तो पहला आंसर हमको लगता है इसका आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है बात? यस। चलो ठीक है। 34 का आंसर क्या आ रहा है? तो बी। पूरा पैराग्राफ में हम लोग को काम का चीज कौन सा पॉइंट है जी? पांचवा नंबर ना, बाकी सब तो मालूम ही है। बोल रहा एन अमाउंट ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ सॉलिड एक्स इज डिजोल्व्ड इन वाटर, 0.5 ग्राम KI एंड फ्यू ml of dilute H2SO4. The deep brown solution formed is titrated with 37.4 m hypo solution and the solution is completely decolorized at this point. ठीक है, तो यानी कि इसका तो एक चीज तो है कि आई माइनस का ये टेस्ट है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन सॉलिड एक्स पूछा है ना। कलर, फ्लेम का कलर क्या आ रहा है? येलो आ रहा है। येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम गोल्डन। ना। तो गोल्डन। सोडियम प्लस होगा एक तो प्रेजेंट। AgNO3 के आने के बाद येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। येलो प्रेसिपिटेट AgI का भी हो सकता है, AgBr का भी हो सकता है, लेकिन ये लिख दिया इनसॉल्युबल, यानी एक्सेस NH3 में इनसॉल्युबल है। मतलब सॉल्ट किसका है जी? AgI का है, यस और नो? हाँ सर। कॉम्प्लेक्स बना लेगा साइनाइड के साथ, थायोसल्फेट के साथ। If an aqueous solution of solid X is titrated with KI and dilute in solution is formed with a color dot, ठीक है। Solid X can be, solid X can be 35 का आंसर क्या दे रहे हो भाई? पहले 35 ही बना लेते हैं। 5 डी। हम्म, सोडियम है इसके अंदर, एक तो ये पता चल गया। आयोडीन है, ये भी पता चल गया। Added low precipitated is insoluble in addition of NH3. What can be readily dissolved in this? If an aqueous solution of solid X is treated with KI and dilute H2 तो is यार, अगर हम 35 का, तुम आंसर क्या बोल रहे हो? डी बोल रहे हो क्या 35 का? हाँ सर। दिक्कत यहाँ पे बस एक चीज हो गया है कि Cl, थोड़ा सा क्वेश्चन ना एरर कर दिया है। Cl कैसे हो सकता है जी? सॉल्ट एक्स में Cl कैसे हो सकता है? खुद सोचो, क्योंकि AgCl तो वाइट है, समझ रहे हो बात को? एंड AgCl इज सॉल्युबल इन NH3। तो AgCl तो नहीं होगा, तो AgCl नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे तुम क्लोरीन कैसे बोल रहे हो? और डीप ब्राउन सोल्यूशन क्या इंडिकेट कर रहा है? I3 माइनस का सोल्यूशन ना जी, हाँ। बोलो। तो I3 माइनस का सोल्यूशन अगर प्रूव हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर तो सी होगा 35 का। है कि नहीं? हाँ तब तब तो सी हो, मतलब ए होगा ना। 35 का तो सी होगा, यस और नो? यस। ठीक है, एक्स पूछा है, एक्स पूछा है, इसीलिए हम लोग उसको ये बोल रहे हैं। और ये तुम कैसे निकाल रहे हो क्लोरीन का? मतलब जो परसेंटेज मास निकाल रहे हो, वो मतलब आई थिंक थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन गलती हो रहा है क्या? क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा 34 का? क्लोरीन क्लोरीन तो है ही नहीं। तो जीरो होता वही हम बोले, क्लोरीन तो है ही नहीं, तो क्लोरीन का मास पूछा क्यों है? 34 का तो डी आ जाएगा, समझ रहे हो बात को? है। यस। ठीक है, आयोडीन का पूछना चाहिए था, तो आयोडीन का निकालते फिर हम लोग बैठ के। चलो ठीक है, कोई नहीं। इसे तुम क्लोरीन, लेकिन तुमको नहीं बोलना चाहिए था। क्वालिटेटिव में तुम इतना अच्छे से पढ़े हो कि AgCl वाइट होता है, पूरा सॉल्युबिलिटी का तुमको चार्ट दिए हुए हैं। AgCl
NH3 में सॉल्युबल होता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। AgI इनसॉल्युबल होता है NH3 में, और AgBr क्या बताए थे, पार्शियली सॉल्युबल होता है। तो ये सब पॉइंट नहीं भूलना है, फिजिकल केमिस्ट्री में यही सब पॉइंट जो है बचाएगा क्वेश्चन को। चलो ठीक है, मैट्रिक्स मैच पे आते हैं जी। सर ठीक इसका है, ऑप्शन दिया ही नहीं। अरे यार नहीं दिया है तो किसी में ऑप्शन, इसमें ऑप्शन का नहीं है, इसमें तो ये करना है, मतलब ए का क्या होगा, QRT ऐसा भी आता है वो MR शीट। ठीक है, पहले हम लोग के समय में IIT में ऐसा ही आता था, ए के सामने ऐसे QRT को भरना पड़ता था। ठीक है, तो आप बताइए ए का क्या आया है। ए का तो क्यू आ गया। ए का Q आ रहा है तुम्हारा, चलो ठीक है। बी का क्या आ रहा है, आर। बी का R आ रहा है। सी का क्या आ रहा है, क्यू। Q आ रहा है। डी का क्या आ रहा है, एस और टी। चलो यार डी से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टर्शरी अमाइन ऑक्साइड है, क्या है, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे कौन सा रिएक्शन होता है, EI रिएक्शन होता है, यस और नो। यस। तो एस यहाँ पे सही है, और इसी को कोप एलिमिनेशन भी बोलते हैं, तो डी का आपने ST सही लिखा है। अब आते हैं हम लोग, मूव करते हैं सी पे। हमारे पास ETOH है, सी में तुम बोल रहे हो कि E2 होगा। ETOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है जी, मॉडरेट। मॉडरेट भी नहीं है, वीक बेस है ये। इथेनॉल कहाँ से मॉडरेट बेस होने लगा। ठीक है, ये मतलब इसको वीक बेस ही मानेंगे, इथेनॉल के साथ कभी E2 मत कराना भूल के भी। तो सी का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली पी होगा। ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, ETO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना। तुमने क्या कर दिया, ETO माइनस को वीक बेस बना दिया, ETO माइनस तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके साथ क्या होगा, E2 होगा। तो बी का क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा क्यू, बी का आ जाएगा क्या, क्यू। ठीक है, और ए का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तुमने क्या किया है कि OH माइनस के साथ इसको हीट किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी बाहर निकले, यहाँ पे ये निकलना है, वाटर को बाहर करना है। ठीक है, तो वाटर को बाहर करना है, तो अगर हम लोग बात करें, OH कैसा लिविंग ग्रुप है जी, पुअर लिविंग ग्रुप है ना। ओएस तो बकवास। हम्म, तो यानी कि बकवास लिविंग ग्रुप में क्या होगा, R बन जाएगा, समझ रहे हो, मतलब E1CB होगा। क्लियर है बात। ठीक। तो इसका आंसर होना चाहिए ए का R, बी का Q, सी का P और डी का ST। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये तो सही करना भाई। 87 का क्या आंसर है बताओ तुम्हारा। सर ए का है क्यू और आर। ए का QR, बी का, एस। सी का क्या है, टी। डी का। पी। ठीक है, तो अगर हम ए का बात करते हैं तो ए में Fe3+ है। ठीक है, और ए का Fe3+ वाइट प्रेसिपिटेट नहीं, FeCl3 सॉल्युबल हो गया, ब्लड रेड एकदम। FeCl Fe3+ का तो ये सबसे कॉमन टेस्ट है, तो क्यू तो होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्यू तो होगा, डेफिनेटली क्यू होगा। प्रूशियन ब्लू कलर, K4FeCN6 के साथ प्रूशियन ब्लू कलर, बिल्कुल। ये Fe3+ और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का बहुत कॉमन रिएक्शन है, जहाँ पे आपका प्रूशियन ब्लू मिलता है। और पिंक कलर विथ DMG नहीं, ये भी नहीं है। और चॉकलेट ब्राउन तो कॉपर का है। ठीक है, तो यानी कि ये याद हो चुका है। Ni2+ का सिर्फ एक ही होगा यहाँ पे, एंड दैट इज पिंक कलर विथ DMG, या रेड कलर विथ DMG भी सही है। सी का कॉपर 2+ का चॉकलेट कलर टी है, हो गया। Ag+ का आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये तो सिंपल है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। क्या आंसर आ रहा है, सिक्स। 6 आ रहा है। क्या किया है इसमें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया है। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब कर रहा है यहाँ पे, तो तुम इसको कैसे हीट, तुम इसको क्या मान के हीट करोगे, जेमिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मान के हीट करोगे, बीटा कीटो एसिड मान के हीट करोगे। बीटा कीटो। जेमिनल क्यों नहीं मान सकते हैं भाई, जेमिनल, वैसे जेमिनल में भी CO2 ही बाहर निकलेगा। ठीक है ना, पहले देखिए एक चीज याद रखिए, जेमिनल जो होता है ना, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख दिया है, बहुत दिमाग लगा के स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख दिया, काम आसान कर दिया स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख के।
जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग कम रिक्वायर्ड होता है, लेस हीटिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपका लेस हीटिंग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देन बीटा कीटो एसिड, तो स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो खैर तो CO2 बाहर हो जाएगा, तो कुछ करने लायक अब बचा नहीं इसमें। तो P1 में क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया ET, ये आ गया P1। और P2 की अगर बात करेंगे तो P2 में क्या आ जाएगा, इसको बस ये कर देना, रिड्यूस कर देना है, तो P2 में आपका सेम ही चीज रहेगा, यहाँ OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, कैलकुलेट कर लो, 6 आंसर आया होगा। चलो ठीक है। 39 का कितना आ रहा है, 10⁻³ माइनस मोलर सोल्यूशन वाला। 2। हाँ ये 2 ही होगा, क्योंकि डेल्टा TF को क्या लिख देंगे हम लोग, I × KF × M, ठीक है। तो I का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। 0.0054 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻³ तो ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 3 आएगा। 3 आया मतलब फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स होना चाहिए PT NH3 होल 4 Cl2 और 2 Cl2 बाहर, तब ये टूटेगा तो आई का वैल्यू क्या देगा, 3 देगा 100% डिसोसिएशन पे। तो ये सही है। 39 का तुम्हारा आंसर जो आएगा कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो ये कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या हो गया, Ma2B2 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको मालूम है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक तो AB हो जाएगा, एक AABB हो जाएगा, ठीक है ना। दो आपका ट्रांस वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन जाएगा, एक बार AA ट्रांस पे रहेगा, एक बार AB ट्रांस पे रहेगा। चलिए ठीक है। 40 का क्या आंसर आ रहा है, 67। 67। A metal crystallizes in BCC lattice. The percentage of fraction of edge length not covered by atom is F. Then the value of 5F is nearly equal to। हाँ ठीक है, आई थिंक इसमें तुम्हारा आंसर जो है, आंसर दिया वैसे 70 है, तो 70 and 67 इज क्लोज। तो BCC में हम लोग को पता है कि R का वैल्यू क्या होता है, √3/4A होता है। तो एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम है यहाँ पे, एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय, एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम। तो यहाँ पे अगर हम एज पे देखें तो एज पे तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक एटम है, ठीक है ना। तो एज पे नॉट कवर्ड कितना हो गया, A-2R हो गया, यस और नो, यही है नॉट कवर्ड, A-2R, यस और नो। तो यस। ये आ जाएगा A-√3/2A। तो परसेंटेज फ्रैक्शन नॉट कवर्ड ये निकाल लेना है, तो दैट इज A1 - 3/2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय A। तो ये कट जाएगा और ये लगभग लगभग 14% के आसपास आएगा, तो 5 × 14 जो है वो आ जाएगा 70। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी सही है, थोड़ा कैलकुलेशन में हल्का फुल्का एरर है। चलिए ठीक है, इसके बाद तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक कल वाला पेपर भी हम लोग को देखना है, उसको कल याद दिलाना है यार, वो बड़ा पेपर है, उसमें 60, मेरे को लगता है 2 पेपर एक साथ मर्ज किए थे, कल करेंगे उसको। एक पेपर और भेज रहे हैं, उसको भी बनाइए। सर ऐसा पेपर एडवांस में है तो केमिस्ट्री में मतलब उसको टफ बोलेंगे क्या बोलेंगे? टफ में, इसमें टफ भी है आसान भी है, इसको तो मतलब टफ नहीं बोलेंगे, बनाना चाहिए मतलब, क्योंकि मिक्स किया हुआ है, ऐसा पेपर ही आता है आजकल। टफ पेपर ये नहीं है, बस ये है कि जैसे ही ऑर्गेनिक फिजिकल, ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक मिक्स होने लगा, तो टफ अगर नहीं बना के जाओगे तो टफ लगेगा, कुछ लोग बना के जाएंगे तो उनके लिए आसान लगेगा उसको, बस वही बात है। एक पेपर और दे रहे हैं, उसको भी बनाओ, थोड़ा अलग फ्लेवर का ये पेपर है। पेपर 2 टफ आता है, कोई ना कोई एक पेपर तो ऐसा रहेगा ही जो बहुत टफ रहेगा, मतलब दोनों पेपर में एक जैसा स्कोर करना मुश्किल होता है। जो जो गलती रिपीट मत करो, जो जो गलती कर रहे हो उसको रिपीट मत करो, बस यही है, मार्क्स अभी इंप्रूव होगा। एक गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। चलो एक पेपर और भेजे हैं, उसको भी बनाओ।